हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि आईआर से संबंधित होगा। आईआर में बेसिकली इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न और उसका मॉडल आंसर है, तो आप लोग काफ़ी सावधानीपूर्वक और काफ़ी गंभीरता से इस प्रश्न के मॉडल आंसर को समझेंगे। प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों को लिखें। हाल के दिनों में भारतीय विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, स्पष्ट करें। भारतीय विदेश नीति के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों को भी बताएं। देखिए, प्रश्न को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि प्रश्न 3 सेक्शन में पूछा गया है। पहला सेक्शन है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। दूसरा सेक्शन है कि भारतीय विदेश नीति में बदलाव किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा सेक्शन है भारतीय विदेश नीति के समक्ष कौन कौन से प्रमुख चुनौतियां विद्यमान हैं। ठीक है, तो 3 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है, तो स्वाभाविक है कि आपको उत्तर इन तीनों सेक्शन को ध्यान में रखते हुए लिखना होगा। इसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना है और तीनों सेक्शन को समाहित करते हुए आपको अंत में निष्कर्ष लिखते हुए आंसर को विराम देना है। तो इन तीनों सेक्शन को समाहित करते हुए इसके मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर को आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें जीएस के हर एक सेक्शन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके मॉडल आंसर इसमें कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। करेंट अफेयर मार्च तक का आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अप्रैल महीने में मुख्य परीक्षा संभावित है। इसके लिए आपको RS 1500 रुपये पे करने होंगे। 8375934036 यह पेमेंट का नंबर है और किसी क्वेरी के लिए आप इस पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। अगर आप पेमेंट करेंगे तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना होगा। स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा और RS 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और इसके बाद वहाँ पर विभिन्न प्रश्नों के मॉडल आंसर, विभिन्न एडिटोरियल पेजेज का आपको नोट्स मिलेंगे, विभिन्न आर्टिकल का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेटा अपडेशन किया जाएगा। मतलब 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो एक प्लेटफॉर्म होता है कि हर एक कंटेंट आपको एक ही जगह प्रोवाइड करा दिया जाए, तो यह काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। RS 1500 रुपये पे करके आप लोग जुड़ सकते हैं और किसी क्वेरी के लिए हमारे इस नंबर पे आप लोग फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल आंसर 3 सेक्शन में प्रश्न लिखने हैं उत्तर, तो हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि प्रश्न जो है विदेश नीति से संबंधित है, तो स्वाभाविक है कि जब आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे तो विदेश नीति को डिफाइन करना जरूरी है एक वाक्य में। किसी भी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति अपनाई गई नीति विदेश नीति कहलाता है। सिंपल और काफ़ी इजी सेंटेंस है। विदेश नीति क्या है? तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति अपनाई गई नीति विदेश नीति कहलाता है। विदेश नीति के निर्धारण में उस देश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, इतिहास, परंपराओं आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति के निर्धारण में कोई एक कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, कई सारे कारक होते हैं। उसकी सामरिक स्थिति क्या है, भू-आर्थिक स्थिति क्या है, उसका नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित क्या है, वहाँ पर किस प्रकार की सामाजिक मूल्य लंबे समय से विद्यमान हैं, किस प्रकार का व्यक्तित्व, किस प्रकार का लीडरशिप उस राष्ट्र के पास है। ऐसी कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो किसी राष्ट्र की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भी इन्हीं महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके, चूंकि प्रश्न का पहला सेक्शन विदेश नीति के निर्धारक तत्व से संबंधित है। प्रत्येक राष्ट्र की तरह भारत की भी अपनी एक विदेश नीति है जिसके प्रमुख निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमने तुरंत यहाँ पर विदेश नीति के निर्धारक तत्व, जो प्रश्न का पहला सेक्शन है, उसे हमने शुरुआत किया। तो विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसे एक एक दो सेंटेंस में आपको डिफाइन कर सकते हैं समय के अनुसार।
विदेश नीति के निर्धारक तत्व में पहला पॉइंट है भूसामरिक स्थिति। भूसामरिक स्थिति या इसे भौगोलिक स्थिति भी आप कह सकते हैं। दूसरा भू आर्थिक स्थिति। तीसरा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। चूंकि हर राष्ट्र का राष्ट्रीय हित अलग अलग होता है, भारत का राष्ट्रीय हित अलग है, चाइना का राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट अलग है, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट अलग है। तो हर राष्ट्र की नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग होती है, तो स्वाभाविक है कि नेशनल इंटरेस्ट उस राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगला है गुटनिरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तत्व है गुटनिरपेक्षता। देखिए जैसे रशिया यूक्रेन वार हुआ तो भारत रूस के गुट के साथ जाएगा या यूक्रेन के गुट के साथ जाएगा, हर कोई अमेरिका यूरोपीय देश यही अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन भारत ने क्या कहा कि हम न तो रूस के साथ जाएंगे न तो यूक्रेन के साथ जाएंगे, बल्कि हम तटस्थ रहेंगे, गुटनिरपेक्ष रहेंगे। भारत ने कहा कि हम हमेशा शांति के पक्षधर हैं। तो गुटनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है भारतीय विदेश नीति का। घरेलू बाध्यताएं, घर में जो पॉलिटिक्स है यानी कि इंडिया के जो घरेलू पॉलिटिक्स है वह किस प्रकार की है, यह भी विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। जैसे आप श्रीलंका के साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे तो तमिलनाडु और तमिल का जो मुद्दा होता है वह महत्वपूर्ण होता है। आप बांग्लादेश के साथ संबंध बनाना चाहेंगे तो बंगाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंटरनल पॉलिटिक्स किस प्रकार की है वह भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। वैश्विक परिस्थितियां, निसंदेह विश्व में किस प्रकार की स्थितियां हैं वह भी हमारे विदेश नीति के निर्धारक का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। तो कई सारे निर्धारक तत्व है भारतीय विदेश नीति के, उनमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखा है। अब इसे थोड़ा दो सेंटेंस में हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं। भारत की भौगोलिक अवस्थिति विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश आदि देश भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हो गया भारत की भौगोलिक अवस्थिति किस प्रकार से विदेश नीति में निर्धारक तत्व की भूमिका निभाता है उसके बारे में। ठीक है, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं पेमेंट करने के पश्चात तो ऐसे ही प्रश्न के मॉडल आंसर आपको लगभग 160-70 मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। शॉर्ट लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्न होंगे जो कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी परफेक्ट होंगे। ठीक है, सफिशिएंट होगा इतना मटेरियल, इतने आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो पहला हो गया भौगोलिक। दूसरा है इतिहास व परंपरा। भारतीय इतिहास व परंपरा भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसके कारण ही भारतीय विदेश नीति में सहनशीलता, सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध आधारभूत सिद्धांत बने हुए हैं। विदेश नीति में राष्ट्रीय हित का तात्पर्य अपने हितों की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों के साथ संबंधों को बेहतर करना है। अभी हमने बताया अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट कुछ और है, भारत का नेशनल इंटरेस्ट कुछ और है। तो नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, तो अपने हित के लिए काम करना। जैसे आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट कुछ अलग हो सकता है और हमारा इंटरेस्ट अलग हो सकता है। तो आपका इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपके हित में, आपकी फ्यूचर को ध्यान में रखकर आप अपने लिए जब आप काम करते हैं तो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। वही किसी भी राष्ट्र का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वह अपने हित को ध्यान में रखते हुए दूसरे देश के साथ जब संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करता है तो वही उस राष्ट्र का नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रीय हित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास पेट्रोलियम आदि चीज़ों की काफ़ी कमी है, तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, अरब देशों के साथ संबंध को बेहतर किए हुए हैं। हम जानते हैं यह भी कि हमारे पास आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे कि भारत अभी उतने बड़े स्तर पे जो भी मिसाइल और जो भी रक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उसका उत्पादन नहीं करता है। तो हम क्या है, रशिया के साथ बेहतर संबंध बनाए हुए हैं, फ्रांस के साथ बेहतर संबंध बनाए हुए हैं ताकि राफेल जैसे विमान हो वह हमें प्राप्त हो सके। तो नेशनल इंटरेस्ट यही होता है। अगला है भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलकर स्वतंत्र विदेश नीति का विकास किया है और गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। अभी हमने रशिया यूक्रेन वार का एग्जाम्पल देकर हमने यहाँ पर आपको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। अगला पॉइंट है भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवियन समाजवाद, बुद्ध व अशोक के शांति व अहिंसा, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीवादी आदर्श किस प्रकार के थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया था और यही देखेंगे कि आज भी भारतीय विदेश नीति के जो मूल केंद्र है, केंद्र बिंदु जो है वह वैश्विक शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। रशिया यूक्रेन के बीच वार हुआ
अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो गया, यूरोपियन कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो गए, कई सारे देश जो हैं वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। लेकिन भारत ने क्या कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि शांति में विश्वास करते हैं। और यह शांति हमें कहां से, यह आदर्श हमें मिला है, गांधीवादी विचारधारा से आदर्श मिले हैं। अशोक ने भी शांति स्थापित करने पर जोर दिया था कलिंग युद्ध के बाद। तो वहीं से हमारी जो रूट है, हमारे इतिहास में भी देखेंगे बुद्ध जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने शांति अहिंसा पर जोर दिया है। तो हम लोग ऐतिहासिक रूप से शांति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और यही जो बातें हैं वह अभी भी हमारे विदेश नीति के मूल तत्व बने हुए हैं। और यही कारण है कि हम वर्तमान समय में भी युद्ध के बजाय शांति पर जोर दे रहे हैं, अहिंसा पर जोर दे रहे हैं। तो ये सारे जो तत्व हैं भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व और भी हैं, लेकिन चूंकि जब आप एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे होंगे तो आपके पास समय सीमा होंगे, शब्द सीमा होंगे, तो इन सभी चीजों का आपको वहां पर ध्यान रखना होगा और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही आपको कॉपी पर लिखने होंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसी प्रकार का मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो निस्संदेह अगर आप लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप लोग जरूर इस बैच से जुड़ें और लाभान्वित हो, अपनी मुख्य परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करें। इस बैच से जुड़कर हमारी कोशिश होगी कि हर एक महत्वपूर्ण कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाए। तो निर्धारक तत्व तो हमने डिस्कस कर लिया। प्रश्न के दूसरे सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि किस प्रकार से विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में अनेक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1990 ईस्वी तक भारतीय विदेश नीति वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित थी, लेकिन विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का विकास किया है। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। आप देखेंगे कि जब भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के समक्ष कई सारी चुनौतियां विद्यमान थी। पूरा विश्व जो था वह दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था पूंजीवाद और दूसरा गुट था समाजवाद या साम्यवाद। लेकिन भारत के सामने उस समय क्या चुनौती थी कि भारत आखिर इन दोनों में से कौन से गुट को भारत चुने, भारत किस गुट में शामिल हो। पाकिस्तान पूंजीवादी गुट में अमेरिका के साथ शामिल हो चुका था, तो भारत के समक्ष कई सारी चुनौतियां विद्यमान थी। उसी समय भारत में जो नेहरू का लीडरशिप था वह हमें देखने को मिला और भारत ने इन दोनों गुट में जाने के बजाय एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की बात कही। भारत ने कहा कि हमें अपने विकास के क्रम में अमेरिका की भी आवश्यकता होगी और हमें विकास के क्रम में रशिया की भी आवश्यकता होगी, और इसीलिए उसने दोनों गुटों से अलग रहकर एक गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो तमाम उस समय चुनौतियां विद्यमान थी। भारत को कई प्रकार की सहयोग की जरूरत थी, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, उस समय आप देखेंगे कि गुट निरपेक्षता के साथ साथ पंचशील, आदर्शवाद आदि से हमारा विदेश नीति काफी ज्यादा प्रभावित था। और नेहरूवियन विदेश नीति और इंदिरा गांधी का जो विदेश नीति है बहुत हद तक यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का सम्मिश्रण है, लेकिन नेहरूवियन जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी जो है वह आदर्शवाद पर ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग अब बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से विदेश नीति में बदलाव देखने को मिले। ठीक है, तो कौन कौन से आखिर महत्वपूर्ण पॉइंट है, आखिर विदेश नीति में बदलाव क्यों मिले। हम लोग प्रारंभ से गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि विदेश नीति में बदलाव आए। तो अभी हमने बताया कि 1947 ईस्वी में विश्व जो था वह दो गुटों में बटा हुआ था। ठीक है, लेकिन 1990 आते आते एक गुट जो था साम्यवादी गुट, सोवियत संघ का गुट, उसका विघटन हो गया। तो उसके विघटन के बाद विश्व में एक ही सुपर पावर बच गई और वह सुपर पावर कौन था, यूएसए। तो स्वाभाविक है कि जब एक ही सुपर पावर बचेगा तो उस देश के साथ आपको संबंध बेहतर करने ही होंगे, और यही कारण है कि भारतीय विदेश नीति यूएसएसआर के साथ साथ यूएसए की तरह भारतीय विदेश नीति घूमने लगती है और यूएसए के इर्द गिर्द। और अमेरिका भी पाकिस्तान के बजाय धीरे धीरे भारत को ज्यादा प्रमुखता देने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि भारत ही हमारा वास्तव में एक विश्वसनीय सहयोगी राष्ट्र बन सकता है। और यहीं पर हमने कई सारे ऐसी एक सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर का यहाँ पे विकास होता है, सोवियत संघ का यहाँ पे विघटन होता है। तो इससे हम क्या होते हैं कि यूएसए के साथ हमारा संबंध धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। तो यहीं पर विदेश नीति में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग बदलाव के तहत इंगित कर सकते हैं। उनमें पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है
पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए गुजराल डॉक्ट्रिन और पड़ोसी प्रथम की नीति। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनेंगे, उन्होंने कई बार पड़ोसी प्रथम यानी कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी की बात की है, यानी कि पड़ोसी देश हमारे लिए प्रथम है। और अगर आपको याद होगा तो 2014 में शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर 2019 में शपथ ग्रहण समारोह हो, शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात जो पहली इनकी यात्रा हुई है वह भारत के पड़ोसी देशों की यात्रा हुई है। मेरे ख्याल से 2019 में शपथ ग्रहण के पश्चात इन्होंने भूटान का दौरा किया था। ठीक है, तो 14 और 19 और शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के जो आमंत्रित सदस्यों में पड़ोसी देशों को प्रमुखता दी जा रही है। तो स्वाभाविक है कि हमारा जो विदेश नीति है पड़ोसी देशों के इर्द गिर्द ही देखने को मिलता है। तो ऐसे भी कोई भी राष्ट्र सुपर पावर तभी बन सकता है जब उसके आस पड़ोस में शांति व्यवस्था कायम होगी और पड़ोस में पड़ोसी देशों के साथ उसके रिलेशन बेहतर होंगे। तो इसीलिए हमने गुजराल डॉक्ट्रिन और पड़ोसी प्रथम की नीति को अपनाया। दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं 1990 ईस्वी के पहले की बात है, जब साउथ ईस्ट जो नेशन है, साउथ ईस्ट नेशन एशियाई नेशन, साउथ ईस्ट नेशन के साथ संबंध को बेहतर बनाने के लिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया था। लेकिन 1990 ईस्वी के बाद लुक ईस्ट के बजाय हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया, यानी कि पहले था पूर्व की ओर देखो, लेकिन अब क्या हो गया कि उस जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको एक्ट किया जाए, उसको कार्यान्वित किया जाए, उसमें तेजी लाई जाए। इसीलिए लुक ईस्ट के बजाय हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया। ठीक है, तो 1990 ईस्वी लुक ईस्ट पॉलिसी, और देखेंगे स्पेशली देखिए विदेश नीति में तो 1990 ईस्वी में भी बदलाव आए और 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है, चूंकि पहले देखेंगे 4 से 14 तक कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें चल रही थी और 14 के बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकारें चलना शुरू हुई। तो स्वाभाविक है कि हर एक पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो 2014 के बाद से जब 2014 में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी तो उन्होंने साउथ ईस्ट नेशन के साथ संबंधों को बेहतर करना चाहा और इसी समय इन्होंने लुक ईस्ट के बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया था। ठीक है, तो हर एक सरकारें बदलने के साथ भी विदेश नीति के कुछ प्राथमिकताएं होती है, उनमें बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि फाउंडेशन में अभी भी गुटनिरपेक्षता, शांति, अहिंसा आदि देखने को मिलेंगे जो कि हमारे इतिहास और परंपराओं का द्योतक है। अगला है पश्चिम एशियाई देशों के साथ थिंक वेस्ट पॉलिसी। यह भी 2014 के बाद बदलाव देखने को मिले हैं कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ हमने थिंक वेस्ट यानी कि वेस्ट के लिए सोचें, पश्चिमी देशों के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए हम लोग सोचें, और वही है पश्चिम एशियाई देशों के साथ थिंक वेस्ट की पॉलिसी। अगला है आदर्शवादी एवं यथार्थवादी विदेश नीति का सम्मिश्रण। हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि नेहरू की जो विदेश नीति थी वह पूरी तरह से आदर्शवादी विदेश नीति थी। इंदिरा गांधी की जो विदेश नीति थी उसमें भी आपको समन्वय संयम देखने को मिलेगा। आप बांग्लादेश के उदय के रूप में यथार्थवादी विदेश नीति को देख सकते हैं। तो उस समय भी यथार्थवाद और आदर्शवाद का सम्मिश्रण था, और वर्तमान समय में भी देखेंगे तो आदर्शवादी और यथार्थवादी विदेश नीति का सम्मिश्रण भारत में देखने को मिलता है। तो आज़ादी के समय नेहरू का विदेश नीति केवल आदर्शवादी आइडियलिज्म पर आधारित विदेश नीति थी। ठीक है, सीमा सुरक्षा एवं आतंकवाद को लेकर सख्त रवैया। अब आप देख लीजिए गलवान घाटी में हिंसा हुई चाइना के साथ, भारत ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, चाइना के साथ द्विपक्षीय जो वार्ता थी उसको रद्द किया। पाकिस्तान में आप देखेंगे कई बार पाकिस्तान ने आतंकी को भेजकर भारत को अस्थिर बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने क्या किया, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने एक सख्त संदेश दिया है कि अब पुराने ढर्रे पे हमारी विदेश नीति नहीं चलेगी, आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। अगर आपको आतंकवाद को आप बढ़ावा देंगे तो वार्ता को तोड़ना पड़ेगा, वार्ता की प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा, और अगर वार्ता की प्रक्रिया को आप शुरू करना चाहते हैं तो आतंकवाद को पनाह देना, प्रश्रय देना आपको बंद करना पड़ेगा। तो पहले जो ढुलमुल रवैये की नीति चल रही थी 2014 ईस्वी के बाद इसमें सख्ती देखने को मिला, और नरेंद्र मोदी के समय में जो विदेश नीति है वह सीमा सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर काफी सख्त रवैया इसमें देखने को मिलता है। चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार में आप देखेंगे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वहीं चाइना के साथ आप सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर भी काफी सख्त रवैया अपनाना यह भारतीय विदेश नीति में बदलाव का संकेत है।
अगला है विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सक्रियता से अपने पक्ष को रखना, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, साइबर सुरक्षा की बात हो, विस्तारवाद की बात हो या आतंकवाद की बात हो, चाहे वह एससीओ समिट हो, चाहे वह ब्रिक्स समिट हो, चाहे वह बिम्स्टेक का समिट हो, G20 समिट हो, G7 समिट हो, हर समिट में भारत ने आतंकवाद को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाया है। वहीं आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन, पहले क्या होता था, भारत की कोई एक वैसी आइडेंटिटी नहीं देखने को मिलती, कोई स्पष्ट विचार नहीं देखने को मिलता था क्लाइमेट चेंज को लेकर। लेकिन अब देखिए COP26 में भारत ने पंचामृत को अपनाया और कहा कि 2070 ईस्वी तक हम पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल पर फोकस कर रहे हैं। तो एक जलवायु परिवर्तन को लेकर भी एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बनी है। चाहे आप ISA का गठन देख लें, ISA का निर्माण किया गया इसीलिए ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके, जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है उससे निपटा जा सके। तो भारत एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में, वन सन वन हेल्थ वन ग्रिड का नारा भारत के द्वारा दिया गया है। तो भारत एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में अपनी यहाँ पर पहचान बनाता हुआ दिख रहा है। और चाइना को लेकर, विस्तारवाद को लेकर तो कई बार भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कड़ी टिप्पणी भी की गई है। तो निस्संदेह इन सभी मुद्दों पर भारत काफी एग्रेसिव नजर आ रहा है और यही कारण है कि भारतीय विदेश नीति में कई सारे मुद्दों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो फाउंडेशन में, जो नींव में जो बातें हैं वह गुटनिरपेक्षता, शांति, अहिंसा जैसी बातें छिपी हुई है। स्पष्ट है कि बदलते समय एवं वैश्विक हालातों के मद्देनजर अपनी विकास की रफ्तार को नई दिशा प्रदान करने हेतु भारतीय विदेश नीति में नवीन आयाम जोड़े गए। यानी कि बदलते समय, जैसे जैसे समय में बदलाव आ रहा है, भारतीय विदेश नीति में भी बदलाव आ रहा है, सरकारें बदल रही है, भारतीय विदेश नीति की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय विदेश नीति के समक्ष कई सारी चुनौतियां भी विद्यमान है, उन चुनौतियों को भी आपको ध्यान में रखना होगा ताकि भविष्य में इसका निराकरण किया जा सके। पहली और सबसे प्रमुख चुनौती है पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद। अब देखेंगे कि चाइना के साथ रिलेशन में सीमा विवाद आड़े आता है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन में सीमा विवाद आड़े आता है और यही कारण है कि अभी पाकिस्तान के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। नेपाल भी देखेंगे कि भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर नेपाल के द्वारा अपना दावा किया जा रहा है। तो कई सारे पड़ोसी देशों के साथ भारत का सीमा विवाद विद्यमान है और इन सीमा विवादों के मद्देनजर भारत पड़ोसी देशों के साथ अब देखेंगे तो खुलकर अपनी राय नहीं रख पाता है और पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद निस्संदेह भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और यथाशीघ्र इसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण अरब व पड़ोसी इजराइल के साथ संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अपने गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम रहना आदि की चुनौती। स्वाभाविक है, देखिए अरब और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो जो अरब कंट्रीज हैं वो दो गुट में बट गया। भारत के सामने क्या चुनौती रहा? भारत के सामने यही चुनौती रहा कि हम इजराइल के साथ संबंध को बेहतर करें या अरब कंट्रीज के साथ संबंध को बेहतर करें। इन दोनों के बीच समन्वय बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की चुनौती थी। लेकिन भारतीय विदेश नीति ने दोनों को चुना। इजराइल के साथ भी हमारे संबंध बेहतर हैं और अरब कंट्रीज में आप देखेंगे कि UAE के साथ दिन प्रतिदिन हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, सऊदी अरब के साथ दिन प्रतिदिन संबंध बेहतर हो रहे हैं। तो भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौती है कि इन दोनों में से किसको हम चुने। रशिया यूक्रेन जब वार होती है तो अमेरिका के द्वारा, यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा भारत पर दबाव बनाया जाता है कि आप रशिया से तेल का आयात ना करें, ऊर्जा का आयात ना करें। तो ऐसी स्थिति में भारत पर दबाव उत्पन्न होता है। तो भारत के समक्ष चुनौती होती है कि आखिर इन दोनों गुट में से हम किस गुट की तरफ जाएं। लेकिन वहीं पर भारत की असली परीक्षा गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय विदेश नीति, यहाँ पर भी भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां विद्यमान है। अगली चुनौती है चीन की विस्तारवादी नीति एवं BRI प्रोजेक्ट के कारण विभिन्न द्वीपीय देश, अफ्रीकी देशों आदि के साथ संबंध बेहतर करने संबंधी चुनौतियां विद्यमान है। चीन अपने विस्तारवादी नीति के माध्यम से जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनको अपने गुट में शामिल कर रहा है और जितने ज़्यादा देशों पर चाइना का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, भारतीय विदेश नीति के समक्ष उतनी ही चुनौती उत्पन्न होती चली जाएगी। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो चाइना की पॉलिसी है उसके जरिए भारत को घेरने की नीति चाइना के द्वारा अपनाया जा रहा है और इससे उबरना भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। चाइना BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत
भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह श्रीलंका में सैन्य अड्डे का निर्माण हो, बांग्लादेश के साथ संबंध को बेहतर करना हो, नेपाल के साथ, भूटान के साथ संबंध को बेहतर करना हो, या फिर पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का विकास करना हो। भारतीय विदेश नीति के समक्ष चाइना की BRI प्रोजेक्ट के कारण कई सारी चुनौतियां विद्यमान हो गई है। आप हाल ही में देखेंगे मालदीव की घटना, आप लोग जरूर परिचित होंगे। चाइना का काफी ज्यादा प्रभाव मालदीव में देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि हाल के दिनों में मालदीव के और भारत के संबंध बहुत खराब हो गए थे। हालांकि फिर यह पटरी पर आ चुका है, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि चाइना भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहा है और इस चुनौती को उत्पन्न करने में चाइना की विस्तारवादी नीति और चाइना की BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है वह इससे भूमिका निभा रहा है। तो भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौती है कि हम इस नीति से कैसे उबरें। अगला पॉइंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे कि इतने ज़्यादा समुद्री संसाधन विद्यमान हैं कि अमेरिका भी वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है, चाइना का भी वहां पर प्रभुत्व देखने को मिल रहा है, यूरोपीय कंट्रीज का भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में समुद्री संसाधनों का दोहन हो रहा है, चाइना का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के आसपास जो चीन सागर वगैरह के आसपास देश हैं, उन जो द्वीप वगैरह है उन पर अपना दावा चाइना अवैध तरीके से दावा कर रहा है। तो भारत के समक्ष चुनौती है कि आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति किस प्रकार से उत्पन्न की जाए, शांति व्यवस्था को बनाए किस प्रकार से रखा जाए और वहां पर एक स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था जो होता है, कानून सम्मत, विधि सम्मत जो व्यवस्था होती है उसको बहाल किया जाए। तो यह भी भारतीय विदेश नीति के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती है। अगला चुनौती है अवैध प्रवासन के मुद्दे से निपटना, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए सहमति बनाना आदि प्रमुख चुनौतियां विदेश नीति के समक्ष विद्यमान है। अभी आप देखेंगे कि वर्तमान समय में इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमने बताया ना कि शब्द सीमा और समय सीमा का आपको ध्यान रख के वहां पर आंसर राइटिंग करना होगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वह अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। कई और भी देश हैं उनके साथ सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। तो यह सहमति बनाना सबसे बड़ी भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौती है, क्योंकि भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि हम संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता हासिल करें, लेकिन चुनौतियां भारत के सम्मुख खड़ी है। तो ये सारी चुनौतियां भारतीय विदेश नीति के समक्ष विद्यमान है और इन सभी चुनौतियों से भारत कैसे निपटना है यह देखना दिलचस्प होगा। तो प्रश्न का तीनों सेक्शन यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। पहले सेक्शन में हमने भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, उसके बाद किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं और उसके बाद कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, इसे हमने देखा। और इसके पहले सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन से शुरुआत किया था। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति के समक्ष विद्यमान तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय विदेश नीति में निरंतर गतिशीलता देखने को मिल रही है। आज भारत अपनी विदेश नीति को सुदृढ़ करते हुए मानवता के आधार पर विभिन्न देशों को मदद कर रहा है, वहीं दूसरे तरफ युद्ध के हालात में भी वैश्विक शांति स्थापित करने पर बल दे रहा है और यही भारतीय विदेश नीति की असली पहचान है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के जो प्रश्न था उसका मॉडल आंसर यहीं पे समाप्त होता है। बीपीएससी में जिस प्रकार से 38 नंबर के प्रश्न आपको लिखने होंगे उसी पैटर्न पर हमने पूरी तरीके से जितने शब्दों में आपको लिखना है उसी पैटर्न पर हमने यहाँ पर आपको मॉडल आंसर डिस्कस किया है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मॉडल आंसर का कंपाइलेशन आप 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल इसके बारे में आप जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और 70वीं बीपीएससी के लिए एक जो परफेक्ट जो मटेरियल होता है वह हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है और उसे आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और इतना 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सफिशिएंट होंगे जितने हमारे द्वारा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हर एक तरीके से जो मटेरियल है, चाहे वह एडिटोरियल हो, मैगजीन्स का आर्टिकल्स हो या फिर योजना मैगजीन्स का नोट्स, ये सभी हम लोग प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।